हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं एक सेट करवा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। बाकी दोस्तों, ये सीरीज़ जो है अपन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है तो प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कुछ कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा बाई क्वेश्चन। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी मैं इसकी पीडीएफ जो है तो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को। आप वहां से जुड़ जाइए, नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा वीडियो के, तो आप टेलीग्राम पर ये वीडियो पा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि अपना पहला क्वेश्चन ये है कि आपको क्या बताना है कि अंबर जो शब्द है उसका क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है ना। पर्यायवाची बताना नहीं है, पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बाकी तीन होंगे एक नहीं है। तो आपके ऑप्शन है पायल, परिधान, व्योम, कस्तूरी। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। जो अंबर का पर्यायवाची शब्द होता है वो परिधान भी होता है, व्योम भी होता है, कस्तूरी भी होता है। तो दोस्तों, ये कस्तूरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोल देगा कि कस्तूरी किसका पर्यायवाची है। तो कस्तूरी किसका है, अंबर। अंबर मतलब क्या होता है दोस्तों, अंबर को क्या बोलते हैं, आकाश बोलते हैं, अंतरिक्ष बोल सकते हो, है ना। तो चलिए अभी आगे मैं और सिखाऊंगा आपको अंबर के पर्यायवाची। परिधान भी इम्पोर्टेंट है, व्योम भी इम्पोर्टेंट है ना। दोस्तों, चलिए अब सीखते हैं कुछ और, जैसे कि अंबर का पर्यायवाची अनंत हो गया, आसमान हो गया, आकाश, ये तो सबसे आता है। नभ हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, गगन हो गया। तो मैं बता देता हूँ आपको कि नभ नभ याद रखिए, गगन याद रखिए, परिधान को याद रखिए, व्योम याद रखिए, कस्तूरी। ये अंबर के इतने 5-6 पर्यायवाची आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको संधि बताना है कि अत एव का संधि विच्छेद क्या होगा। अत प्लस एव, अति प्लस एव, अति प्लस एव की अतः प्लस एव। तो अत एव का जो संधि होगा दोस्तों वो अतः प्लस एव होगा। अतः प्लस एव है, विसर्ग आ गया तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। कौन सी दोस्तों संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। तो अत एव में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। अगर इसका विच्छेद है तो अतः धन एव। तो मैं आप लोग को जल्द ही अपने टेलीग्राम चैनल पर संधि की जो नोट्स है, मैंने जो नोट्स बनाई है उसको प्रोवाइड कर दूंगा। और संधि हो गई और जो शब्द विचार होते हैं, जो ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़िए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको इसमें क्या बताना है कि प्रत्यय बताना है। जो 3 शब्द लिखे हैं, सुहावना, लिखाई व छलिया। तो प्रत्यय फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है दोस्तों वो होता है कि आप उससे क्या कर लें, विच्छेद कर लें, उसको शब्द को तोड़ लें। उससे क्या होता है कि उसी से प्रत्यय अपना जो होता है वो सही होने के चांसेस जो हैं तो ज़्यादा रह जाते हैं। जैसे सुहावना को अगर अगर इसको हम विच्छेद करें तो सुह प्लस आवना, सुह प्लस आवना हो जाएगा। तो आवना किस में है दोस्तों, आवना सेकंड, आवना ये तो नहीं होगा, वना नहीं होगा, आवना इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो होगा। और लिखाई में क्या हो जाएगा, लिख प्लस, लिखाई का अगर आप विच्छेद करोगे तो लिख प्लस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई किसमें है, फोर्थ ऑप्शन में। इसी प्रकार छलिया, छल इधन ईया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ होगा, राइट आंसर होगा। क्या रहता है कि अगर आप छंद प्रत्यय वगैरह आ गया तो आपको क्या करना चाहिए कि उसको विच्छेद कर लेना है। उससे जो होता है प्रत्यय सही तरीके से फाइंड आउट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है। आपको बताना है कि इनमें जो शब्द दिए गए हैं इनमें से अव्ययी भाव समास कौन है। विद्यालय, मनमाना, कन फटा कि भरपेट। तो आपको तो पहले पता होना चाहिए कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको समास की नोट्स ऑलरेडी दी है, आई होप आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। अव्ययी भाव समास क्या होता है कि उसमें जो पहला पद होता है वो क्या होता है, अव्यय ही होता है, उसकी पहचान होती है जैसा कि नाम से लिखा है। और पहला ही पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें जो भर पेट है ना, भर क्या एक अव्यय है, और पेट तो उसमें पहला पद ही क्या है, प्रधान होता है। ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। बाकी विद्यालय, विद्या का आलय, इस कौन सा तत्पुरुष, मन माना, ये भी तत्पुरुष, कनपटा, इन तीनों में क्या है, तत्पुरुष समास है। जैसा कि आगे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे भर पेट में अव्ययी भाव समास का प्रभाव किया गया जिसका अर्थ है पेट भरकर।
अव्ययी भाव समास जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें पहला पद क्या हो, प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव के मेन जो फेमस उदाहरण है प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, है ना, यावज्जीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको बताना है इसमें अलंकार क्या है। कि बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाली फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो आपको अगर कुछ पता नहीं चल रहा है दोस्तों, तो आप इन्हें क्या कर सकते हो कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि श्लेष अलंकार जो होता है दोस्तों, श्लेष की पहचान क्या होती है कि एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष सून। तो वहाँ पर पानी वर्ड की कई सारी विशेषताएं हैं, अलग अलग अर्थ हैं। तो ये तो श्लेष तो यहाँ कोई वर्ड ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो ये तो नहीं होगा। विरोध होना चाहिए उसमें, ये भी नहीं हो रहा है। और उत्प्रेक्षा क्या होता है कि उसमें उपमेय, जब उपमेय में उपमान का क्या होता है, संभावना की जाती है ना, तब क्या होता है, उत्प्रेक्षा हो जाता है। जैसे कि मानो सीता का मुख क्या है, मानो सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, संभावना की जा रही है। तो और उत्प्रेक्षा का सबसे बढ़िया पहचान की जरूरत है कि उसकी हर एक एग्जाम्पल में मानो, जन, जानो ऐसे वर्ड आते हैं। तो ये उत्प्रेक्षा भी नहीं है, तो ये अतिशयोक्त है। क्योंकि अतिशयोक्त का क्या क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ा चढ़ा का ज़्यादा बोला जा रहा है। सो अतिशयोक्त में क्या होता है कि कोई भी चीज़ को ज़्यादा हाईलाइटेड कर दिया जाता है, उससे ज़्यादा ही जो उतनी चीज़ रहती नहीं, लेकिन फिर भी उसे क्या रहता है। जैसे मणि वाली फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, है ना, हीरो से कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। सो यहाँ पर अति संयुक्त अलंकार हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बहुत ही ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, क्रिया से संबंधित। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद ने राम को जगवाया। इस वाक्य में जगवाया जो है तो किस प्रकार की क्रिया है। तो दोस्तों गोविंद ने राम को नहीं जगाया, किसी दूसरे के द्वारा जगाया है ना, किसी दूसरे के माध्यम से। तो अगर ऐसी क्रिया आ जाए तो वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये आपको पहचान करना है। जैसे कि अगर कोई भी काम दूसरे के द्वारा होता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए हम आगे देख भी लेते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल। एक मिनट दोस्तों। जैसे कि प्रेरणार्थक क्या होता है कि जो किसी दूसरे के माध्यम से अगर काम हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। और बाकी अकर्मक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ वाक्य में कोई कर्म नहीं होता और जिनका प्रभाव फल कर्ता पर ही पड़ता है, वो अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया जो होती हैं उनके साथ कोई भी कर्म नहीं होता है ना। जैसे हिरण भागता है, यहाँ सिर्फ भागना क्रिया है और यहाँ पर कोई क्रिया कर्म नहीं है। राज मतलब इसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं कर्म। जैसे कि ए, राम राजकुमार हंसता है, यहाँ भी हंसना क्रिया है और इसके बाद कोई भी शब्द नहीं है। अगर वो शब्द होता तो उसे हम कर्म बोलते हैं ना, कर्म होता जिसका इस पर प्रभाव पड़ता, तो वो नहीं होता। और जब संयुक्त क्रिया क्या होती है दोस्तों, जब दो क्रिया मिलकर किसी तीसरे नई क्रिया की ओर निर्माण करते हैं, वो क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि तुम महाभारत पढ़ने लगे थे, यहाँ पर दो क्रिया मिलकर किसी तीसरी ओर की ओर संकेत करती है। जैसे विद्यालय में पढ़ना लिखना होता है, दो दो क्रिया हो रही हैं, पढ़ना भी है और लिखना भी हो रहा है। तो ये क्या होती है, संयुक्त क्रिया। और अपूर्ण क्रिया क्या होती है, जो कि कंप्लीट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वह पत्र लिख रही है। वाक्य में क्या बताना है आपको, कारक बताना है। इसमें कारक चिन्ह आपको बताना है। जैसा कि हिंदी में 8 कारक चिन्ह होते हैं, तो आपको बताना है कि उनमें से इसमें कौन सा कारक चिन्ह छुपा हुआ है। तो वह पत्र लिख रही है दोस्तों, वह पत्र लिख रही है। आप अगर इसको पढ़ोगे तो वह पत्र को लिख रही है ना। तो ये को किस में आता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म में आता है, तो क्या होगा, कर्म कारक होगा। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आपको ये जो टेबल है याद होनी चाहिए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए
अपादान से अलग संबंध का, जैसे कहीं का के की छुपा है तो वहाँ पे संबंध होता है। ऐसे अधिकरण, अगर कहीं में आ गया, पर आ गया तो वहाँ पे क्या होगा, अधिकरण होगा। और हे हरे, जैसे हे राम हे लखन, अगर ऐसा संबोधन कर रहे हैं तो हम वहाँ पे संबोधन हो जाएगा। और कोई चीज़ अगर किसी से अलग हो रही है, जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है तो पत्ता जो है तो अलग हो रहा है पेड़ से ना, तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक, है ना। और अगर से कहीं आ रहा है, किसी कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है और वहाँ पर से लिखा है तो वहाँ पर कौन होगा, करण कारक। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, आपको टेबल याद रहनी चाहिए दोस्तों। बाकी मैं पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम में दे दूंगा सभी की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट भी बताऊंगा कि जैसे क ख ग किस वर्ग के वर्ण है, क ख ग किस वर्ग के कर्ण है। जैसे जो अपन के जो व्यंजन है इनको हमने लगभग जो मेन है, एक होता है स्पर्शी व्यंजन, एक होता है संयुक्त व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन। इतने पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो जो क से म तक जितने भी है ना, क से म तक जितने व्यंजन हैं वो क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन के अंदर आते हैं, है ना। टोटल 25 होते हैं, जिसमें 5 5, जैसे क से अंगा तक 5 हो गए, फिर च से यहाँ तक 5 हो गए, ऐसे म तक टोटल 25 जो व्यंजन हैं ये स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बाकी चलिए बचे हुए जो व्यंजन हैं उनको भी सीख लेते हैं कि किसके अंतर्गत आते हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो जैसे बोल रहा है कि स्पर्शी व्यंजन में क से म तक कुल व्यंजन 25 व्यंजन स्पर्शी होते हैं। अगर क से म तक कोई भी व्यंजन आपसे पूछे ना तो वहाँ पर क्या होगा, स्पर्शी व्यंजन होगा क से म तक के। बाकी जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। ये स ह, तीनों स और ह। तो आपको जैसे याद करना है कि याद नहीं हो रहा है, जैसे ऊष्म में भी एक स छिपा हुआ है ना। तो स वाले जितने होंगे वे ऊष्म व्यंजन होंगे। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो पूछ देगा क्योंकि ये ह किस के अंतर्गत आता है, ऊष्म व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन की, अंतस्थान की, संयुक्त व्यंजन। तो ह किसके अंतर्गत आएगा, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। य र ल व ये जो 4 व्यंजन है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स त्र ज्ञ, और ये जो स्र होता है दोस्तों, ये वाला स्र है, ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। सो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी इनको आप याद रखिएगा, उष्म, अंतस्थ और संयुक्त, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे कि आपको विलोम बताना है आचार। तो पहले आप बताइए कि इसका विलोम क्या हो सकता है। जैसे आप सोचेंगे तो पहला ऑप्शन विचार दिख रहा है ना, सबके माइंड में यही क्लिक होगा कि इसका विचार होगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आचार का विचार नहीं होता, आचार का होता है अनाचार, है ना। अनाचार हो रहा है, मतलब आचार का मतलब होता है जिसका व्यवहार वगैरह सही हो, और अनाचार का मतलब होता है दुर्व्यवहार से रिलेटेड हो, मतलब व्यवहार उसका जो व्यवहार जो है तो ठीक नहीं है ना। तो अनाचार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पूछ रहा है कि आपको एक वाक्य के लिए शब्द बताना है जो किसी का पक्ष ना ले, विपक्ष, तटीय, तटस्थ, निपक्ष। जो किसी का पक्ष ना ले, विपक्ष तो होता है जो किसी का पक्ष ले, विपक्ष। तटी तो अपना जानते हैं, जो तट वगैरह, जैसे नदी का कोई तट वगैरह होता है ना, तटी होता है। निपक्ष होता है कि तटस्थ होता है। बहुत सारे दोस्तों का आप लोग निपक्ष सोचेंगे, है ना, बट ये नहीं आंसर है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो किसी का पक्ष ने वो न ले वो होता है तटस्थ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। निपक्ष वो होता है जो बिना पक्ष के हो, है ना, वो पक्ष से रिलेटेड उसके पास कोई ऑप्शन ही न ले हो, है ना। यहाँ तो पक्ष है, 2 पक्ष हैं, वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, तो होगा तटस्थ। अगर कोई पक्ष ही ना हो तो वहाँ ऑप्शन ही नहीं है पक्ष लेने का और न लेने का, तो वो होता है निपक्ष। जहाँ पर कोई भी पक्ष ना हो वो होता है निपक्ष, और जहाँ पर पक्ष हो और कोई व्यक्ति वो पक्ष, कोई भी एक पक्ष नहीं ले रहा है ना, जो किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा है, वो होता है तटस्थ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि आपको चंद्र यानी चंद्रमा का समानार्थी पर्यायवाची बताना है। पयोधर, सुधाकर, किंकर की दिवाकर।
पयोधर बादल का होता है दोस्तों, सुधाकर चंद्रमा का होता है, ये आपका राइट आंसर होगा, ये नहीं होता। किंकर भी नहीं होगा। और दिवाकर जो होता है वो किसका होता है, दिवाकर सूर्य का होता है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सुधाकर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देख लेते हैं। चंद्र के अन्य जो समानार्थी शब्द होते हैं क्या होते हैं, चंद्र का शशि भी इंपॉर्टेंट है, हिमकर, राकेश, रजनीश और चांद हो गया तो सभी, हिमांशु हो गया चांद का हो गया, मयंक हो गया, निशापति हो गया, शशांक हो गया, चंद्रमा, ये दोस्तों चंद्रमा की इम्पोर्टेंट है। चलिए और कुछ भी पढ़ लेते हैं। जैसे पयोधर का क्या होता है दोस्तों, मेघ हो गया, बादल हो गया, जलधर हो गया, पयोध हो गया और घन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये पयोधर यानी बादल के भी। किंकर का क्या होता है, सेवक, दास, नौकर, गुलाम, है ना। से अगर कहीं सेवक दास लिखा है तो क्या होता है, किंकर। नेक्स्ट बात करते हैं, दिवाकर का क्या होता है, सूरज हो गया, सूर्य हो गया, रवि हो गया, दिनकर हो गया, प्रभाकर हो गया, भास्कर हो गया, ये किसके हैं दोस्तों, दिवाकर के। तो ये सब आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको सही बर्तनी वाले शब्द बताना है कि इनमें से किस शब्द का जो है तो सही रूप से लिखा है। सांसारिक, संसारिक की सांसारिक की संसारक, तो ये तो नहीं होगा, ये तो समझ में आ रहा है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, संसारिक होता है कि सांसारिक होता है। तो सांसारिक दोस्तों सही वर्ड होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सांसारिक सही वर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको इसमें बताना है कि एरर मतलब गलती क्या है। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में, थर्ड में अगर कोई एरर नहीं है तो भी आपको बताना है कि इनमें से कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन 4 टिक कर सकते। लेकिन अध्यापक हमसे एक, यहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग हो रही है। अध्यापक ने हमसे एक लिखवाया, ऐसा शब्द होना चाहिए, अध्यापक ने हमसे एक लिखवाया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट होगा। जैसे कर्ता ने, तो यहाँ पे कर्ता का जो चिन्ह है वो मिसिंग है, तो यहाँ इसीलिए फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो अध्यापक ने हमसे एक लिखवाया, इस प्रकार कुछ वाक्य होना चाहिए। सो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये प्रैक्टिस सेट आज का रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही हम आगे भी प्रैक्टिस सेट करेंगे डिटेल में, ताकि आपके कुछ कंसेप्ट भी क्लियर होते रहें, है ना। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में बताना आपको कैसी वीडियो लगी। और ऐसे ही मेरी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस आती रहती हैं। बाकी मैं मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ। अगर आप कहेंगे मैथ की, अभी मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, अगर आपको चाहिए कि मिसलेनियस क्वेश्चन में चाहिए, जैसे कि सब हर एक टॉपिक के मिक्स्ड क्वेश्चन अगर चाहिए तो मैं उस तरह भी स्टार्ट कर दूंगा, है ना। अगर आपका कमेंट रहा तो मैं उस तरह भी क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा। सो दोस्तों आप सभी को थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।